हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। फार्म लॉज पे कोई सब्सटेंटिव बहस नहीं हुई, लॉज पास हो गए। अब उनकी रिपील पर भी कोई बहस नहीं हुई। आनन फानन में एक ही दिन में दोनों सदनों में रिपीलिंग लॉ को पास किया गया और अब उसको नोटिफाई कर दिया गया। यानी आज वो 3 कृषि कानून देश के कानून नहीं हैं। किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त नहीं किया और वो एमएसपी की डिमांड पर अड़े हुए हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में मैंने पहले भी कहा था कि इन 3 कानूनों से कृषि का विकास होगा, फायदा होगा किसानों का, नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं एक एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट नहीं हूं। दरअसल संसद में सबसे अच्छा काम होता है कमेटीज में। अब आजकल ज़्यादातर कानून जो बनते हैं वो कमेटीज को रेफर नहीं होते और उन कानूनों की फाइन ट्यूनिंग नहीं हो पाती। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके के जितने भी कंटेंशियस लॉज हैं उनको संसदीय कमेटीज को ज़रूर भेजा जाना चाहिए। अब एमएसपी से किसानों का फायदा होगा या नहीं होगा, यह प्रश्न भी मेरे एक्सपर्टाइज से बाहर है। लेकिन लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के दर्शकों की डिमांड पर क्या हमको एक लीगल गारंटी एमएसपी की देनी चाहिए देश के कानून के तहत, उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, और उसमें जाहिर है कि थोड़ा बहुत मुझे एमएसपी की क्या हालत है आज उसके बारे में बताना पड़ेगा। देखिए, मुझे ये लगता है कि हमारे यहां क्योंकि अब डिबेट होनी बंद हो गई तो दोनों तरफ से एग्जैगरेटेड क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स होते हैं। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि अगर एमएसपी 23 फसलों का बनाया गया, उसको लीगल गारंटी दे दी गई, तो देश के खजाने पर 12 लाख करोड़ का 11.9 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा, यानी भारत की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि यह बात सही नहीं है। 3.8 लाख करोड़ का तो आज भी एमएसपी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी किसी तरह से होता है। अगर यह और 23 क्रॉप्स का पूरी तरह लागू किया जाएगा तो शायद 5 लाख करोड़ का और अतिरिक्त भार पड़ेगा। और यह भी कहा जाता है काउंटर क्लेम में कि यह जो पूरा कैलकुलेशन 12 लाख करोड़ का है, इसमें यह चीज मिस कर दी गई कि जब सरकार के पास प्रोक्योरमेंट होता है तो सरकार बाद में उसको बेचती है, तो कुछ ना कुछ पैसा सरकार रिकवर भी कर लेती है। किसानों का कहना है कि ये सारी फिगर्स सही नहीं हैं, क्योंकि पूरा 100% प्रोक्योरमेंट नहीं होगा। अगर सरकार ने 1/4 भी प्रोक्योरमेंट कर लिया तो प्राइस जो हैं वो नीचे नहीं जाएंगे, किसानों का नुकसान नहीं होगा और उसकी वजह से सिर्फ जीडीपी पे शायद 1% या उससे कुछ जरा ज्यादा भार पड़ेगा। मैं समझता हूं कि मुझे एक लॉ के स्टूडेंट की हैसियत से आप लोगों को यह बताना चाहिए कि मैंने कंसिस्टेंटली लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में यह कहा है, कानून समस्या का हल नहीं है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, और अभी भी हुई संसद में, एक एमपी ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है हमें बनाना चाहिए। मैंने कहा था कि कानून बनाने से समाज सुधार नहीं होता। कानून कोई अपने आप में सोशल कंट्रोल का बहुत अच्छा एजेंट नहीं है। पहले समाज तैयार होना चाहिए, फिर कानून बनना चाहिए। यह ऊपर से टॉप डाउन मॉडल, कंट्रोल मॉडल, यह अच्छा नहीं माना जाता कानून की थ्योरी में। हमने डाउरी प्रोहिबिशन लॉ बनाया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनाया, हमने नारकोटिक ड्रग्स के विरुद्ध बहुत सख्त कानून बनाया, फूड अडल्ट्रेशन लॉ बनाया, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट लॉ बनाया,
सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ बनाया। अरे हमने हिंदू मैरिज एक्ट में मोनोगमी का प्रावधान किया, पॉलीगमी खत्म कर दी, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो आज भी हिंदुओं में और कम्युनिटीज के मुकाबले में पॉलीगमी ज्यादा है। कानून से समस्या का हल नहीं होता। यह बात सही है कि यूपीए की जो रिजीम थी वो एक इंटाइटलमेंट रिजीम थी, उसमें बहुत से राइट्स क्रिएट किए गए। अब राइट टू इंफॉर्मेशन आपने क्रिएट कर दिया, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप दे दें, देश के खजाने पर उसका कोई भार नहीं पड़ता। यह अलग बात है कि इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स पैदा हो गए और हर ऑर्गेनाइजेशन के डिसग्रंटेड एलिमेंट ने आरटीआई का मिसयूज किया, लेकिन उससे एक ट्रांसपेरेंसी भी आई। राइट टू फूड बना दिया गया, नरेगा आ गया। इन सारे कानूनों के बनाने से कॉरपोरेट सेक्टर यूपीए से नाराज हो गया, और आपको मालूम है कि कॉरपोरेट की नाराजगी कोई सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब एमएसपी को लेकर सरकार बराबर यह कहती रही है कि एमएसपी रहेगी, इसे नहीं बदला जाएगा, लेकिन वो कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग और लीगल एंटाइटलमेंट क्रिएट करने पे राजी नहीं है। विदेशों की भी अगर एग्जाम्पल लें तो 1980s में अमेरिका में चीज को लेकर जो कुछ हुआ है उससे हमारी आंखें खुल जाएंगी कि अगर सरकार सारी प्रोडक्शन को खरीदेगी तो उसके क्या नतायज होंगे। किसानों का हित सर्वोपरि है, लेकिन राष्ट्र हित में भी सोचना हमारी जिम्मेदारी है, और किसान राष्ट्र भक्त हैं। किसान भी ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे जिससे राष्ट्र का हित ना हो। देश के किसान स्वार्थी नहीं है, इसलिए कुछ भी करने से पहले कमेटी हो, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स हों, कुछ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हों, कुछ फार्मर्स की एसोसिएशंस हों, स्ट्रांग पोजीशंस न ली जाएं, एक हेल्दी डायलॉग हो, समस्या हल होनी चाहिए। क्या समस्या एक कानून बनाने से ही हल होगी? इस पर बहस होनी चाहिए। कोई भी सेल परचेज हो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न होती। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर किसी भी पार्टी का है तो दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को नलीफाई कर सकती है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। यह तो बात जग जाहिर है कि जब कॉरपोरेट्स और बिग बिजनेसमैन किसानों से खरीदेंगे तो किसान कमजोर पार्टी होती है और कॉरपोरेट्स मजबूत पार्टी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है डीटीसी वर्सेस डीटीसी मजदूर कांग्रेस में कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की है उसकी वजह से अनइक्वल बार्गेनिंग पावर होती है, उसमें एब्यूज होता है डोमिनेंट पोजीशन का वीकर पार्टी के विरुद्ध। लेकिन कितने किसान ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हमारे खिलाफ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, हम कॉन्ट्रैक्ट नलीफाई करते हैं। और फेयरली स्पीकिंग ऐसे भी केसेस हैं जहां कॉरपोरेट से किसानों को बहुत अच्छे दाम मिले हैं और बहुत से किसानों ने कॉरपोरेट्स को बेचना प्रिफर किया। क्रॉप सामने है, बहुत दिन रखी नहीं जा सकती, स्टोरेज का अरेंजमेंट नहीं है, उनको बेचना है। ये जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, ये तो जो मंडी में बेचा जा रहा है वो है ज्यादातर किसान तो अपने गांवों में बेच देते हैं, उसका तो रिकॉर्ड ही सामने नहीं आता। कह दिया जाए कि एमएसपी सिर्फ एक पब्लिक पॉलिसी का इशू है और कोर्ट्स उसमें इंटरफेयर ना करें। जी नहीं, एमएसपी तो किसानों के लाइवलीहुड का इशू है, आर्टिकल 21 का राइट है।
आपको मालूम है और मैं कई बार बता चुका हूं कि सरकार वास्तव में तो अनाउंस करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस 23 क्रॉप्स का, और फार्मूला होता है कि 1.5 टाइम्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट का 1.5 गुना। और इसमें जो कॉस्ट अकाउंट फॉर की जाती है वो पेड आउट कॉस्ट A2, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, फ्यूल, हायर्ड वर्कर्स, लीज इन लैंड और इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर, जो घर के लोग भी काम कर रहे हैं। किसान ये चाहते हैं कि इसके बजाय जो एमएसपी कैलकुलेशन का फार्मूला हो वो जैसा नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स ने रिकमेंड किया था वो C2 हो, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट कैलकुलेशन, और वो इंक्लूड करे कैपिटल एसेट्स, रेंटल्स, इंटरेस्ट ओन लैंड पर, और उससे जो कैलकुलेशन होगा वो किसान समझते हैं कि उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अब असलियत यह है, एमएसपी की रियलिटी, कानून पे जाने से पहले समस्या को समझना जरूरी है कि सरकार तकरीबन 1/3 वीट और राइस एमएसपी रेट्स पे लेती है, जिसमें से आधा पंजाब और हरियाणा से आता है, और 10 से 20% जो है वो कुछ दालें और ऑयल सीड्स एमएसपी पे खरीद लिए जाते हैं। लेकिन एक मिथ ये फैलाया गया कि साहब सिर्फ 6% जो फार्म हाउस होल्ड्स हैं वो वीट और राइस को एमएसपी के दामों पर सरकार को बेचते हैं। देखिए, ये जो डेटा है और स्टैटिस्टिक्स है ये बड़ी डेंजरस चीज है। कोई भी अपने फेवर में कुछ भी डेटा ले आता है, और डेटा ईयर टू ईयर वेरी भी करता है, इसलिए किसी भी डेटा को विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन एक्सेप्ट करना रिस्की है। अगर आप राज्यों का प्रोक्योरमेंट देखें जो एफसीआई ने किया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, और एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड का डेटा देखें नेशनल सैंपल सर्वे का 2012-13 से, तो आपको पता चलेगा ये फैक्ट नहीं है 6% वाली बात, बल्कि ये नंबर कुछ 14 से 16% है। दूसरे, आज ये कहना कि सिर्फ कुछ पुरानी ट्रेडिशनल स्टेट्स हरियाणा और पंजाब इसको खरीद रही हैं और बाकी राज्यों की ये समस्या नहीं है, ये भी एक झूठ है। 1997-98 में एक पॉलिसी आई, स्कीम आई डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट की, डीसीपी। शुरू में तो राज्यों ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन एक पिछले 15 सालों में वो स्कीम कुछ पॉपुलर हुई। अब यहां राज्य सरकारें जो हैं वो प्रोक्योरमेंट करती हैं और वो रीइंबर्स होती हैं प्री अप्रूव्ड कॉस्ट से। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो केंद्र सरकार की संस्था है। अगर उसका 2015 का डेटा देखें तो 15 स्टेट्स, 29 में से 15 यानी ऑलमोस्ट 50%, वो इस स्कीम से कुछ हद तक बेनिफिट उठा रही हैं। और ये कहना कि सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रोक्योरमेंट होता है, ये अब फैक्ट नहीं है। सन 2000 तक सिर्फ 10% वीट और राइस इन 3 राज्यों यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बाहर प्रोक्योर हो रहा था। लेकिन अब ये 2012-13 आते आते शेयर बढ़ के हो गया 25 से 35%। और धान में अगर आप जाएं तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ने तो कमाल कर दिया है, मध्य प्रदेश ने भी बहुत अच्छा काम किया है।
अब तकरीबन 10% पूरे देश का जो पैडी प्रोक्योरमेंट है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से हो रहा है। वीट के मामले में मध्य प्रदेश तकरीबन 20% वीट प्रोक्योरमेंट कर रहा है। 2020-21 की लेटेस्ट फिगर जो है, मध्य प्रदेश पंजाब से आगे जा चुका है। ये फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में जिस तरीके से रखे जाने चाहिए ईमानदारी से, वैसे नहीं रखे जाते, क्योंकि डिबेट में हम एक पोजीशन ले लेते हैं और अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए हार्ड फैक्ट्स को इग्नोर करते हैं, ओवरलुक करते हैं। यह भी कहा जाता है कि भाई ये एमएसपी वगैरह कोई अच्छी चीज नहीं है, इससे तो सिर्फ बड़े किसान जो हैं, अमीर किसान, उनका फायदा होता है। जो स्मॉल और मार्जिनल किसान हैं, जिनके पास छोटी छोटी काश्त है, उनका यह फायदा नहीं है। अब देखिए, एक तरफ यह बात आ रही है कि अगर पैडी का मामला ले लें तो 1% बड़े किसान, अच्छा बड़े किसान कौन है? जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है, वो बेच रहे हैं। लेकिन स्मॉल और मार्जिनल किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है, वो 70% है। अब बाकी जो बच रहा है 29%, वो 2 से 10 हेक्टेयर वाले जो हैं वो बेच रहे हैं। वीट के मामले में आ जाएं, गेहूं में सिर्फ 3% बड़े किसान वीट बेच रहे हैं और 56%, 56% स्मॉल और मार्जिनल किसान। पंजाब और हरियाणा की हकीकत क्या है? जो शेयर है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का, वो कम नहीं है। वहां भी 38% और 58%, 38% स्मॉल, 58% मार्जिनल पैडी के मामले। और जो नॉन ट्रेडिशनल स्टेट्स हैं, जहां पे मैंने आपको बताया कि डीसीपी स्कीम है, उसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में छोटे और मध्यम लेवल के किसान 70 से 80% सेलर हैं गवर्नमेंट को। मध्य प्रदेश में यह नंबर 45%। तो इसका मतलब यह है कि आज इस समस्या को सिर्फ पंजाब हरियाणा की देखना सही नहीं होगा। अब जो किसान चाहते हैं कि एक एमएसपी बन जाए, उसमें किसानों में भी एक मत नहीं है। यह बहुत बड़ा देश है, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन हमारे देश में बहुत ज्यादा है और यह बहुत अच्छी चीज है। हर ओपिनियन इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो जेएस मिल कह रहे हैं, जो होम्स कह रहे हैं, वो यही बात है कि हर व्यक्ति का जो ओपिनियन है, अगर वो बात सही हुई तो उसे सुन लेना बेहतर है, और अगर उसकी बात सच नहीं है तो मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज में उस ओपिनियन को आने दीजिए। सच अपने आप सामने आ जाएगा। अगर उसकी बात गलत होगी, लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे। ऑल इंडिया किसान सभा कह रही है कि साहब ये जो कॉस्ट होगी एमएसपी की, ये लार्जली रिकवर की जाए प्राइवेट ट्रेडर्स। तो इनका ये सजेशन है। उसके अलावा जो लेफ्ट एसोसिएटेड यूनियन है, उनका कहना है कि ना गवर्नमेंट को ना प्राइवेट प्लेयर को, किसी को भी यह इजाजत नहीं होगी कि एमएसपी के नीचे खरीद कर पाएं। एक तीसरा सजेशन यह है कि अगर प्राइवेट सेक्टर एमएसपी पर नहीं खरीद रहा तो फिर सरकार खरीद ले पूरी प्रोड्यूस को एमएसपी के रेट पर। जो आरएसएस की किसान संघ है, भारतीय किसान संघ, गो के वो समझते हैं कि इस पूरे मामले में सिर्फ पंजाब और हरियाणा का मामला है और वो फैक्ट सही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि पूरे देश में कोई 15 डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं
वो ये भी चाहते हैं कि एमएसपी का बेनिफिट फलों पे भी मिले और सब्जियों पर भी मिले। प्रधानमंत्री जी ने ये एश्योरेंस दी है कि एमएसपी को ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा, जीरो बजट एग्रीकल्चर लाया जाएगा जिससे कॉस्ट कम हो जाए, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें किसानों के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हों, सेंटर गवर्नमेंट के हों, स्टेट के हों, और वो बैठ के बात करें। तो डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है, उसके बारे में भी बहुत गलत फैक्ट्स अब आते हैं। कोई 21 से 37% किसान जो है पंजाब के, वो पैडी और वीट ग्रो नहीं कर रहे। वाकई में अब धान इतना ग्रो नहीं होना चाहिए पंजाब में, क्योंकि पानी नहीं है, अब ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया है। बहुत बड़ा प्रोपोर्शन 58 से 48% हाउस होल्ड जो हैं, एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड पंजाब में, वो पैडी और वीट से दूरी बना रहे हैं। मंडी सिस्टम भी जब होता है तो मंडी में कितनी खरीद होती है? पूरी खरीद मंडी में नहीं होती है। लेकिन इस सिस्टम से पूरे देश में अगर देखें तो मंडी प्रोक्योरमेंट से ऑन एन एवरेज 13.3% ज्यादा प्राइस पैडी पर और 5.8% वीट पर मिल जाता है। नीति आयोग के जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, रमेश चंद जी, वो एमएसपी की लीगल गारंटी के विरुद्ध हैं। वो ये कहते हैं कि ये एक फेल्ड मॉडल है। आपको मालूम है कि शुगर केन के मामले में, गन्ने के मामले में ऑलरेडी एमएसपी एक लीगल एंटाइटलमेंट है, क्योंकि शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 का है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत यह ऑर्डर जो है ये पास किया गया, जो ये कहता है कि लीगली गारंटीड प्राइस पे 14 दिन के अंदर अंदर केन परचेज होगा। और आपको मालूम है कि ज्यादातर जो है, अगर 2020-21 का ले लिया जाए अक्टूबर सितंबर में, तो मिल्स में 298 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ केन जो है वो क्रश हुआ है, जो कि पूरे कंट्री का जो प्रोडक्शन है उसका 3/4 है। मैं समझता हूं कि शुगर केन की जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल पे ओपिनियंस डिफर कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि साहब देखिए, लो प्राइसेस हैं, हाई सरप्लस स्टॉक है, लो लिक्विडिटी है, मिल्स पूरे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसमें हजारों करोड़ के ड्यूज जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। यूपी में ये समस्या चल रही है। महाराष्ट्र में 2018 में लॉ बनाया गया कि ट्रेडर्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े जुर्माने लगाए जाएंगे, जेल भी जाना पड़ेगा अगर वो एमएसपी से कम दामों पे खरीदेंगे। लेकिन बहुत से बायर्स ने विड्रॉ कर लिया, नहीं खरीदा, और अल्टीमेटली उसमें किसानों का नुकसान हुआ। लेकिन ये भी बात अपनी जगह सही है कि बहुत से किसान गन्ने को उगाना प्रीफर करते हैं इस गारंटी की वजह से। तो जो काम गन्ने के सिलसिले में हो चुका है लीगली, वो काम और 2-4 क्रॉप्स के बारे में भी हो सकता है, उसमें कोई लीगल हिच नहीं होगी। अब एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मार्केट में खरीद और फरोख्त वैसे ही हो, लेकिन अगर एमएसपी से कम प्राइस मिले तो सरकार डिफिशिएंसी पेमेंट्स कर दे। ये शायद बेहतर होगा सरकार के लिए बनिस्बत ये कि सरकार पूरा एमएसपी पे खरीदे। मैं समझता हूं कि एमएसपी को एक लीगली एंटाइटल्ड राइट बनाने से पहले इन सारे मुद्दों पे बहस होनी चाहिए। और एक चीज पे बहस बहुत जरूरी है
इसका लिटिगेशन इंपैक्ट क्या होगा। हम लोग कानून बना देते हैं और यह नहीं सोचते कि उस कानून से कितने केसेस अदालतों में फाइल होंगे। क्या हमने जजेस की तादाद बढ़ाई, क्या हमने कोर्ट का स्टाफ बढ़ाया। और यह सारा काम क्योंकि स्टेट्स के पास होता है तो संसद कानून बना देती है बिना लिटिगेशन इंपैक्ट असेसमेंट किए। यह अच्छी चीज नहीं है। अगर यह कानून किसानों के लिए बन रहा है तो किसानों की सुनी जानी चाहिए और किसानों में और एक्सपर्ट्स में सरकार मीडिएट करे, कोई प्रायर पोजीशन न ले और सब के सब क्योंकि देश हित को सर्वोपरि मानते हैं तो कंसेंसस जरूर बनेगी। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।